आयरन मेनली जो हीमोपोटिक स्टेम सेल है, हीमोपोटिक स्टेम सेल यहाँ से प्लूरिपोटिक हीमोपोटिक स्टेम सेल है। स्टेम सेल्स जो आगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोब्लास्ट बनाती है। बॉडी में इरिथ्रोपोएटिन होता है, इरिथ्रोपोएटिन जो कि किडनी से सिक्रीट होता है, ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोब्लास्ट को बोलता है मैचुरेट होने के लिए, मतलब उसको प्रमोट करता है। उसके बाद इसमें मिल जाता है अपना हीम से मिलके फिर आगे ये हीमोग्लोबिन बनाती है। तो जो हीम है ये बनाने के लिए अपन को मेनली आयरन की जरूरत पड़ती है। आयरन नहीं बनेगा तो यहाँ से हीम नहीं होगी। ये हीम प्रोडक्ट है, ये मेनली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आयरन कम होगा इसमें तो उसकी जो हीमोग्लोबिन बनेगा इससे वो बहुत ही पतला पतला बनेगा और उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होगी। इसलिए जो आयरन डिफिशियंसी वाले पेशेंट होते हैं उस पे पेशेंटों को डिस्निया होने लगता है। डिस्निया का कारण यही है क्योंकि ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी उस सेल्स की होती नहीं है, तो ऑक्सीजन बॉडी से नहीं पहुंचा पाते वो। तो ये इसका हीम का ऐसा भी हो सकता है कि हीमोग्लोबिन लेवल सीबीसी में ठीक देकर पर उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाए। वो इनिशियली यही होता है। इनिशियली जो है ना पहले सेल्स कम होने चालू होती हैं, फिर और लगातार डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके बाद फिर उसमें हीमोग्लोबिन भी कम होने लगता है। शुरुआत में जैसे अपन देखते हैं कई पेशेंटों को अपन ने जो कराते हैं क्या रूटीन जो आरोग्यम टेस्ट कराते हैं उसमें अपन ने देखा रहता है कि पेशेंट को आयरन की कमी रहती है लेकिन उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है। तो आप उसको देखोगे तो शुरुआत में तो हीमोग्लोबिन बहुत समय तक नॉर्मल रहेगा, सिर्फ आरबीसी का जो साइज है वो कम होता जाएगा, उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाएगा और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती आएगी, फिर धीरे धीरे कम हीमोग्लोबिन कम होना चालू होगा। तो हीमोग्लोबिन का दूसरा अपन देखते हैं एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अपन बॉडी में कोई भी सब्सटेंस खाते हैं, खाने में जो आयरन है, आयरन यूजुअली कौन से फॉर्म में होता है? आयरन के दो फॉर्म होते हैं, एक फेरिक और फेरस। तो रिड्यूस फॉर्म कौन सा होता है? फेरस ट्रिपल प्लस होता है ना। फेरस जो है रिड्यूस फॉर्म होता है। तो बॉडी में जो आयरन है वो रिड्यूस फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है, मतलब एसिडिक फॉर्म में। इसको अपन को बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट होना जरूरी है, तब अपन उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जो अपन टैबलेट्स लाते हैं आयरन की, उसमें ऑलरेडी आयरन फेरस स्टेट में होता है, लेकिन जो खाना है खाने में आयरन फेरिक एसिड में होता है। खाने में खाना जब आता है स्टमक में जो एसिड है, ये एसिड जब इसमें मिलता है आयरन से तो फेरिक जो है फेरस में रिड्यूस होता है और ये फेरस जाके यहाँ पे जेजुनम और ड्यूडेनम यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। तो उसका एब्जॉर्प्शन अगर यहाँ पे वो फेरस में कन्वर्ट हो गया है तो होगा, और अगर यहाँ फेरस में कन्वर्ट नहीं हो पाया किसी कारण से तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो अपन को ऐसी आयरन डेफिशिएंसी वाले पेशेंट को हमेशा ऐसी चीजें देनी रहती है जो कि बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट बना के रखें, ठीक है। इसलिए आयरन की टैबलेट हमेशा बोले जाता है कि एम्प्टी स्टमक देना चाहिए। एम्प्टी स्टमक देने से क्या होगा, यहाँ का जो एसिड है वो अच्छे से उसमें मिल जाएगा और वो फेरस को फेरस में ही रख देगा। हालांकि आयरन टैबलेट ऑलरेडी फेरस फॉर्म में रहती है, लेकिन अगर वो एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो हो सकता है फेरिक में कन्वर्ट हो जाए। कभी भी देखा होगा हमने हमेशा आयरन की टैबलेट एम्प्टी स्टमक पर प्रेस्क्राइब करते हैं, या तो खाने के 1 घंटे पहले लो या फिर खाने के 2 घंटे बाद, ठीक। और एब्जॉर्प्शन कहां से होगा? जेजुनम और ड्यूडेनम में। तो ये नॉर्मल हो गई है। अब आयरन की डेफिशिएंसी के कॉजेज क्या हो सकते हैं? कॉजेज 3 ही कॉज हैं। पहला है इनटेक कम हो रहा है, दूसरा बाहर जा रहा है, क्या हो रहा है? एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा है, तीसरा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा अच्छे से। एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा है, यही मोस्ट कॉमन कॉज होता है आयरन डेफिशिएंसी का। फीमेल्स में है इंक्रीज ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल मेंसेस, या फिर हीमोरॉइड्स ब्लीडिंग, पाइल्स में ब्लीडिंग होती है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार हेमाइचूरिया कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म बना रहता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में यूजुअली इतनी ब्लीडिंग होती नहीं पेशेंट में, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में पता चल जाएगा किस कारण से ब्लीडिंग होती है। अनएक्सप्लेन्ड जीआई ब्लीडिंग,
इसमें ये रहता है कि पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर या फिर ड्यूडनल अल्सर होते हैं, उससे लगातार कंटिन्यूसली स्लो ब्लीड होती रहती है, पेशेंट को पता नहीं चलता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज होती है, उससे ब्लीडिंग होती रहती है, पता नहीं चलता है। गैस्ट्रिक कोई मैलिग्नेंसी हो, जैसे कोलोनिक मैलिग्नेंसी हो, उससे ब्लीडिंग होती रहती है, पता नहीं चलता अपन को। तो ये अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग है, इनसे लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, तो पेशेंट को एनीमिया। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है आयरन डेफिशिएंसी का यही होता है। दूसरा, इनटेक कम हो। इनटेक कम होने वाला कॉज ज्यादातर जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वहां मिलता है, जहाँ की जो आयरन रिच प्रोडक्ट हैं। आयरन रिच प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? नॉनवेज जो है, नॉनवेज पूरा आयरन रिच होता है, कोई भी मीट फिश ये नॉनवेज रिच होता है। गुड़ चना अनार चुकंदर ये ठीक होते हैं। हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब आयरन रिच प्रोडक्ट है। तो ये अगर आप बहुत कम खाते हो, आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो उन लोगों को ज्यादातर आयरन डिफिशियंसी मिल जाती है। ये आयरन डिफिशियंसी बहुत कॉमन होती है किसमें? चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन जो होते हैं ना वो 1 से 5 साल के 1 to 5 ईयर के चिल्ड्रन होते हैं, इनको बहुत कॉमन है। ये हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों को भी मिलता है। कई बार पेशेंट आते हैं बच्चे, मतलब हम जहाँ हेमेटोलॉजी में थे ना, वहाँ 2-2, 3-3 साल के बच्चे आते थे, उन लोगों को अपन एग्जामिन करो तो सिर्फ आयरन डिफिशियंसी निकलता था। हीमोग्लोबिन 4-4, 5-5 हीमोग्लोबिन लेके आते थे। तो उन लोगों को बोलो कि भैया आप खाना ढंग से नहीं खिला रहे हैं, तो वो भी बड़े शौक से देखते, भैया हम सब कुछ खिला रहे हैं। लेकिन ये है कि आयरन रिच प्रोडक्ट बच्चे यूजुअली खाते नहीं है फिर। वही ये मोस्ट कॉमन कॉज रहता है हाई सोशियो। लेकिन हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में यूजुअली बच्चों में ही प्रेजेंट करता है आयरन डिफिशियंसी। एडल्ट्स में तो कम ही है कि प्रेजेंट करे आयरन डिफिशियंसी, सिर्फ इसी के लेवल पे। फिर भी कई बार हैं कि कुछ लोग हैं डाइट में ऐसा पैटर्न नहीं मिलता है इन लोगों को। फिर एक्सक्रीशन के बाद मोस्ट कॉमन होता है एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट। एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट होता है कि मतलब जो आपका गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक से लेके ड्यूडेनम और जेजुनम तक, अर्ली जेजुनम, यहाँ पे जो भी कोई भी डिफेक्ट होगा, यहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसमें एक कॉमन होता है क्रोन्स डिसीज, क्रोन्स सीलियक स्क्रू, सीलियक डिसीज होता है। सीलियक डिसीज में क्या होता है, यहाँ की जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा में एट्रोफी हो जाती है, तो वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं करती है। और यहाँ पे अगर कोई वो हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, जेजुनल मतलब पूरा रिसेक्शन हो गया यहाँ का, या फिर और कोई बीमारी हो गई, यहाँ पे टीबी हो गई, जिससे कहा ये एरिया पूरा खराब हो गया है, और यहाँ पे प्रॉपर एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, वो भी एक कॉज हो सकता है। आप लगातार कंटिन्यूसली उसको पेंटाप्रोजोल और ये एंटासिड अगर लगातार खाते रहते हो, तो वो क्या होता है, यहाँ का एसिडिक एनवायरनमेंट पूरा खत्म कर देती है, उससे कारण भी आयरन का एब्जॉर्प्शन डिले होता है। तो आयरन की टैबलेट जब भी अपन किसी को देते हैं तो उसके साथ एंटासिड हालांकि कंट्रा इंडिकेटेड होता है कि देना नहीं चाहिए, लेकिन अपन इसलिए देते हैं क्योंकि पेशेंट टॉलरेट ही नहीं करता उसको आयरन। तो ये कॉजेज हो गए एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट के। अब आते हैं सिम्टम्स पे। क्लिनिकल फीचर सबको पता है, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा आयरन फीचर का। फटीगेबिलिटी मोस्ट कॉमन सिम्टम है। फटीगेबिलिटी, डिक्रीज एपेटाइट, घबराहट, डिस्निया, पीडल इडीमा, और कैसे प्रेजेंट करता है, खुद ही बोलने लगते हैं कि पीला पीला लग रहा है ना, पीलिया हो गया। कई लोग बोलते हैं कि जो कई लोग हिस्ट्री देते हैं कि जॉन्डिस हो गया उसको, उससे प्रेजेंट करते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज है फटीगेबिलिटी है, जल्दी थक जाता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं लगता, भूख नहीं लग रही, घबराहट होती रहती है, चलने फिरने में सांस फूलती है और पैरों में सूजन आ रही है। ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है क्लिनिकल। एग्जामिन करोगे तो एग्जामिन में क्या मिलेगा? एब्डोमेन पेन बताया क्या सर, ये स्प्लीन वगैरह? इतना स्प्लीन वगैरह की होती नहीं है कि एब्डोमेन पेन बताया हो। पेलर मिलेगा, है ना। नकल में देखोगे, नकल में आपको कोलोनोकिया मिलेगा, थिन हो जाएंगे, पहले नील की थिनिंग चालू होगी, साइड से टूटने लगेंगे, साइड से टूटने के बाद फिर वो चम्मच के शेप के हो जाएंगे, है ना। पीडल इडीमा मिल सकता है, पिटिंग टाइप का पीडल इडीमा मिलेगा इसमें। लिवर और स्प्लीन ये मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार आप क्रोनिकली उसको आयरन डिफिशियंसी होता है तो हार्ट का ओवरलोड बढ़ जाता है, पीछे से लिवर और स्प्लीन में बढ़ने लगते हैं, तो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली मिल सकती है आयरन डिफिशियंसी में। इक्टेरस बहुत रेयर कंडीशन में मिलता है, बहुत लेट स्टेज में मिलता है आयरन डिफिशियंसी में, क्योंकि आयरन डिफिशियंसी में क्या होता है कि जो आरबीसीज है, आरबीसी का शेप जो है अलग अलग साइज के हो जाते हैं, रप्चर बहुत कम मिलता है उसमें। आरबीसी फ्रेगमेंट रप्चर होगा, आरबीसी रप्चर होगी, तब उसको हीमोग्लोबिन सीक्रेट हुआ। डिटोल में मिल जाएगा
B12 में बहुत अर्ली स्टेज में मिल जाता है एक्सप्रेस, इसमें लेट स्टेज में मिलता है। तो ये साइन और सिम्टम्स हो गए। डायग्नोसिस कैसे बनाओगे आप? डायग्नोसिस के लिए बस मेल से CBC विद PS कर लो, CBC कर लो। CBC में क्या मिलेगा? माइक्रोसिटिक पिक्चर मिलेगी, हाइपोक्रोमिक मिल जाएगी, MCV जो है उसका 50 से 55 के आसपास मिलेगा, MCH मिलेगा, उसका कम मिलेगा, MCH तो कम मिलता है, कम 20 के आसपास मिलेगा MCH, और साथ में RDW CV बड़ा मिलेगा। RDW क्या होता है? रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ होता है, ये रेड सेल जो है, रेड सेल का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रेड सेल की जो विड्थ है ये कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है। आयरन डिफिशिएंसी में क्या होता है, जो आरबीसी का जो ये है बाहर की लेयर का जो शेप है वो मतलब डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये शेप किसी भी आकार का हो जाता है, पेंसिल सेल और सिस्टोसाइट, कुछ भी साइज की मिलती रहेंगी सेल्स उसमें अलग अलग आकार की, कभी छोटी मिल जाएंगी, कभी हल्की मिल जाएंगी। तो इसको बहुत अलग अलग आकार की शेप मिलती रहती है, तो इसमें जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है वो बढ़ जाती है आरबीसी की। ये क्लासिकल फीचर होता है आयरन डेफिशिएंसी का, जो कि डिफरेंशिएट करता है उसको थैलेसीमिया से। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ और क्या, हेमाटोक्रिट नहीं, हीमोग्लोबिन की जो वो है आरबीसी का वो है अमाउंट, जो आरबीसी है टोटल आरबीसी जो वॉल्यूम है, टोटल आरबीसी जो है वो थैलेसीमिया में नॉर्मल रहती है, आयरन डेफिशिएंसी में कम हो जाती है टोटल आरबीसी। काउंट सर? हाँ काउंट। तो ये तो सीबीसी हो गई। पेरिफेरल्स में देखोगे, पेरिफेरल्स में दिख जाएंगी बहुत सारी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक सेल्स दिख जाएंगी, साथ में पेंसिल सेल, ये अलग अलग शेप की साइज मिल जाएंगी, लेकिन उसमें डिस्ट्रक्शन कम मिलेगा, हीमोलिसिस के साइन नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये सीबीसी पेरिफेरल पहला साइन है। अगर इसमें आपको लग रहा है कि उसको आयरन डिफिशिएंसी के साइन मिल रहे हैं तो आप बिना और कुछ टेस्ट करे उसको आयरन की टैबलेट चालू कर सकते हो। अगर पीएस में थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि इसको हीमोलिसिस मिल रही है तो फिर आप उसको एक सीरम फेरेटिन टेस्ट कराओगे और HbHPLC, ये दोनों टेस्ट। विटामिन B12 कराने से बहुत ज्यादा मतलब नहीं, विटामिन B12 एसोसिएटेड हो सकता है कि अगर उसमें आयरन डिफिशिएंसी के साथ साथ विटामिन B12 भी है, क्योंकि ये एक है, अगर आयरन डिफिशिएंसी और विटामिन B12 डिफिशिएंसी दोनों होंगी तो भी आरबीसी की जो साइज है वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक की होगी। तो हाँ, जो हिडन डिफिशिएंसी विटामिन B12 की मिल सकती है तो उसके लिए आप टेस्ट करा सकते हो विटामिन B12 का। तो सीरम फेरेटिन कराओगे, सीरम फेरेटिन अगर कम आ रहा है और HPLC नॉर्मल आ रही है तो ये डायग्नोस हो जाएगा इससे कि क्लियर कट है, ये आयरन डिफिशिएंसी है, आप आयरन फॉर्मुलेशन चालू कर सकते हो। अब कई बार केस में सीरम फेरेटिन नॉर्मल आता है, आयरन डिफिशिएंसी है तो सीरम फेरेटिन नॉर्मल नहीं आ सकता, कई बार केसेस में है, लेकिन कई बार ये है ना इन्फ्लामेशन का मार्कर भी है सीरम फेरेटिन। तो पेशेंट को फेब्राइल कंडीशन हो, कोई अलग दूसरे कारण हो ना, जैसे कोविड है, कोविड में भी सीरम फेरेटिन एक इन्फ्लामेटरी का मार्कर, जैसे सीआरपी एक मार्कर है, सीरम फेरेटिन भी एक मार्कर होता है। तो एक्यूट इन्फेक्टिव कंडीशन में भी सीरम फेरेटिन बढ़ जाता है। तो ये अकेला नहीं कि सीरम फेरेटिन अगर नॉर्मल आ रहा है तो आपको आयरन डिफिशिएंसी नहीं हो सकती, फिर भी आयरन डिफिशिएंसी के चांस है। अगर क्लिनिकली आपको लग रहा है कि इसको आयरन डिफिशिएंसी है, इन स्पाइट ऑफ सीरम फेरेटिन नॉर्मल, आप ट्रीटमेंट चालू करोगे। सीरम फेरेटिन नॉर्मल की आप बाकी देख लो, दूसरे कंडीशन तो नहीं है, कोई एसोसिएटेड इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर HPLC आ गया। HPLC क्लियरली बता देगा आपको कि कोई अदर कोई डिसीज नहीं है। ये HPLC के भी लिमिटेशन है। ये HPLC जो है, अगर आयरन डिफिशिएंसी प्रेजेंट है बहुत ज्यादा अमाउंट में तो ये थैलासीमिया को हिडन कर लेती है। मतलब जो नॉर्मल बीटा थैलासीमिया जो ट्रेट होते हैं, मतलब माइल्ड जो थैलासीमिया होते हैं, वो अगर आयरन डिफिशिएंसी के साथ है तो वो HPLC में नहीं आते। तो HPLC अगर नॉर्मल आता है, उसमें देखो नीचे एक लाइन लिखी होती है कि काइंडली इवैल्यूएट सीरम फेरेटिन लेवल। अगर सीरम फेरेटिन लेवल भी अगर नॉर्मल आता है तब ये ठीक है, सीरम फेरेटिन लेवल अगर कम है तो ये हिडन कर सकता है ट्रेट को। यूजली थैलासीमिया में सीरम फेरेटिन लेवल बड़ा ही मिलता है। क्यों बड़ा मिलता है? क्योंकि उसमें लगातार आयरन जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी रप्चर होती रहती है, तो सीरम फेरेटिन नॉर्मल नहीं रहता, बड़ा ही रहता है। ठीक है, तो इस टेस्ट से इसके लिए और कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, ये इस टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा कि उसको आयरन डेफिशिएंसी है। अब आयरन डेफिशिएंसी कंफर्म करना बहुत आसान है, लेकिन टफ क्या है, कॉज पता करना कि आयरन डेफिशिएंसी हो। कहीं बहुत सारे लोगों में आयरन डेफिशिएंसी तो पता चल, हर किसी में चल जाती है, लेकिन किस कारण से हो रही है वो पता नहीं चलता।
अपन ने उसको पूरी हिस्ट्री ले ली डिटेल में, कहीं से उसको ब्लड लॉस की हिस्ट्री नहीं है, कहीं से उसकी डाइट में कोई दिक्कत नहीं है। जब इतनी चीज़ें होती हैं फिर भी अपन को आयरन डेफिशिएंसी पता नहीं चलती, तो अपन आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते। आगे इन्वेस्टिगेशन अपन तभी कराते हैं जब पेशेंट को आयरन थेरेपी देने के बाद भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। अपन ने देख लिया कंफर्म है कि उसको आयरन डेफिशिएंसी है ही, फिर अपन देते हैं क्या, ओरल आयरन, ओरल चालू कर देते हैं आयरन। ओरल आयरन और इंजेक्टेबल आयरन, इन दोनों से जो है हीमोग्लोबिन बढ़ने की जो टाइम है वो लगभग सेम है। हार्डली ओरल आयरन से हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है 7 दिन में, इंजेक्टेबल आयरन से हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है 4 से 5 दिन में, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ओरल हमेशा प्रेफरेबल होता है, इंजेक्टेबल आयरन अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज अपन नहीं देते हैं। सिर्फ बहुत ही रेयर कंडीशन है कि कई बार प्रेगनेंसी में ये लोग प्रेफर करते हैं, प्रेगनेंसी में फीमेल लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है। अगर पेशेंट ओरल टॉलरेट कर रहा है तो उसको ओरल ही देना चाहिए, इंजेक्टेबल नहीं देना चाहिए। ओरल आयरन दो आप, ओरल आयरन का डोज जो है लगभग अपन 200 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन है वो पर डे देते हैं। 200 मिलीग्राम ओरल आयरन देते हैं। ओरल आयरन देने से अपन ऑलमोस्ट 15 डेज में देखते हैं। 1 वीक में तो अपन को 1 वीक में इतना नहीं समझ में आएगा। 1 वीक में पूरा बोन मैरो में मैच्योरिटी आ जाएगी, बोन मैरो को सब कुछ आयरन मिल जाएगा तो बोन मैरो बनाना चालू कर देगी। लेकिन 15 दिन में अपन को समझ में आएगा कि बोन मैरो ने बनाना चालू कर दिया है कि नहीं। 15 दिन में अपन फिर से इवैल्यूएट कराएंगे सीबीसी, अगर आयरन, अगर हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो अपन कुछ नहीं करेंगे इसको। अगर इंस्पाइट ऑफ ओरल देने के बाद भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा तो अपन उसको डायग्नोसिस को फिर से रिवाइज करेंगे कि अपन को डायग्नोसिस, पहले अपन ने आयरन डेफिशिएंसी बना ली थी फिर भी, लेकिन ओरल आयरन देने के बाद आयरन हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो डायग्नोसिस में कोई डाउट तो नहीं है, फिर से पीएस कराओ, फिर से कुछ देखो हीमोलिसिस के कोई साइन तो नहीं आ रहे हैं और कोई बीमारी तो नहीं है। अगर फिर भी अपन ने देख लिया कि आयरन के साथ और कोई एसोसिएटेड और बीमारी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है और कुछ हीमोलिटिक एनीमिया तो नहीं है साथ में, ये डायग्नोसिस रिवाइज कर ली। फिर क्या करते हैं अपन, डायग्नोसिस अपन को रिवाइज कर ली, अपन ने देखा कि उसको आयरन डेफिशिएंसी ही आ रही है और कुछ नहीं है, तब क्या करना पड़ेगा, तब अपन उसको इंजेक्टेबल आयरन चालू करेंगे। इंजेक्टेबल आयरन से देखते हैं, अगर इंजेक्टेबल आयरन चालू करने के बाद उसका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है तो फिर ये क्लियर कट डायग्नोसिस हो गई कि उसको एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट है, क्योंकि ओरल आयरन दे रहा है, ओरल आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, इंजेक्टेबल आयरन से इसको हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा। ये कंफर्म है कि इंजेक्टेबल आयरन देने से हीमोग्लोबिन बढ़ने ही लगेगा उसको, क्योंकि अपने डायग्नोसिस रिवाइज भी कर ली है, आयरन डेफिशिएंसी के अलावा और कुछ आया नहीं है अपने पास। इंजेक्टेबल आयरन के लिए अपने पास 2 वो अवेलेबल रहते हैं, क्या, आयरन डेक्स्ट्रान और आयरन सुक्रोज। आयरन डेक्स्ट्रान का है एक फायदा कि ये IM और IV दोनों दे सकते हैं, लेकिन कई बार इसकी रिएक्शंस बहुत ज्यादा देखी गई हैं, इसलिए अपन आज की डेट में आयरन सुक्रोज ही प्रेफर कर रहा है। आयरन सुक्रोज से रिएक्शन नहीं होती है, कम से कम रिएक्शन होती है, इसके लिए इसके कोई टेस्ट डोज की जरूरत नहीं पड़ती। इनिशियली आयरन डेक्स्ट्रान में पहले टेस्ट डोज देते थे, टेस्ट डोज देने के बाद उसको देखते थे कोई रिएक्शन नहीं हुई तो फिर उसको लगाते थे। आयरन सुक्रोज में ऐसा नहीं है, आयरन सुक्रोज के लिए कोई टेस्ट डोज इंडिकेटेड नहीं है। कई बार थोड़ी बहुत माइल्ड रिएक्शन देखी गई है फिर भी, लेकिन टेस्ट डोज ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको देना है। इसका कितना देना है कितना नहीं देना है उसका पेशेंट पे डिपेंड करता है, पेशेंट की टॉलरेबिलिटी कितनी है, पेशेंट का सीरम फैटी लेवल कितना है और अपन को कितना चाहिए, डिजायरेबल कितना है। यूजुअली अपन एक सिटिंग में नहीं देते, 2 से 3 सिटिंग में अपन डिवाइड कर लेते हैं टोटल डोज। कि टोटल डोज पेशेंट को अपन देखा कि अपन को ऑलमोस्ट देना है इसको 1500 मिलीग्राम, तो 1500 को अपन डिवाइड कर लेते हैं कि 500 दे देते हैं, 500 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, 3 भाग में अल्टरनेट डे में दे देते हैं उसको, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी में अगर पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी पता चल गई है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई इंडिकेशन नहीं है। बीटी किसी भी कंडीशन में आयरन डेफिशिएंसी नहीं किया जाता अनटिल अनलेस उसको एक्यूट ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है। अगर उसको पेशेंट को ऑनगोइंग ब्लड लॉस हो रहा है, कंटिन्यूसली हीमोग्लोबिन में ब्लीडिंग हो ही रही है और अपन को अर्जेंट कोई ऑपरेशन कराना है, अर्जेंट सर्जरी हो रही है या फिर कोई हीमोडायनेमिक कोलैप्स हो रहा है, हीमोडायनेमिक कोलैप्स हो रहा है, तो ही ये कंडीशन है कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाए। नहीं तो आयरन डेफिशिएंसी आपको नोन केस आयरन डेफिशिएंसी कंफर्म है तो उसके लिए कोई इंडिकेशन नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 2 ग्राम भी होगा तो भी हीमोग्लोबिन नहीं चलाना, मतलब ब्लड नहीं चढ़ाना। 2 में भी बहुत टॉलरेटेड, पेशेंट 2 हीमोग्लोबिन है, पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, पेशेंट आपके पास चल फिर के आया है, बात कर रहा है, आप उसको ओरल आयरन चालू कर दो, इंजेक्टेबल भी मत दो, आप उसको ओरल आयरन चालू कर दो, 10 दिन के अंदर उसको इंप्रूवमेंट आना चालू हो जाएगा। और पेशेंट को 2 हीमोग्लोबिन है, पेशेंट आपके पास चल फिर के आ रहा है, मतलब पेशेंट को बहुत लंबे समय से दिक्कत है ना, पेशेंट को डिस्निया नहीं हो रहा है, आपके पास बैठा हुआ है,
अब हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, पेशेंट को बहुत ज्यादा पीडब्ल्यूडी में है, यहाँ से वो बाथरूम तक जा रहा है तो भी उसको सांस फूल रही है, तो अपन बोल सकते हैं कि भैया एक आध ब्लड चढ़ा लो, नहीं तो फिर घर तक जाने में गिर पड़ो आप, है ना। तो अपन ऐसी कंडीशन है कि एक आध ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोल सकते हैं कि करा लो, लेकिन पर से कोई इंडिकेशन नहीं है। अब पेशेंट को अर्जेंट सर्जरी करानी है, ब्लीडिंग हीमोरॉइड्स है, उसको सर्जरी करानी है, तब तो उसको ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा कि ब्लड सर्जरी के पहले कराना है। या फिर एक्यूट ऑनगोइंग ब्लड लॉस है, कहीं से भी कंटिन्यूसली ऑनगोइंग ब्लड लॉस है, कोई ट्रॉमा हो गया है, तो आप कराना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन अगर आपके पास डायग्नोज केस है कि आयरन डेफिशिएंसी का और कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़े। अब देते हैं आयरन टैबलेट्स के बारे में बात करते हैं। आयरन टैबलेट जो है उसके फॉर्मुलेशन भी दो अवेलेबल है। आयरन टैबलेट बेस्ट अपन ने कहा है कि जो एब्जॉर्प्शन होती है, जो बेस्ट गैस्ट्रिक में एब्जॉर्प्शन हो, पहला तो अपन को देना है उसको एम्प्टी स्टमक। दूसरा पेशेंट को बोलना है 1 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर आयरन टैबलेट की कुछ नहीं खाना है। अब अपन आयरन टैबलेट एडवाइस करते हैं टीडीएस या बीडी, कोशिश करना है उसको बीडी एडवाइस करा जाए, क्योंकि बीडी में क्या है अपन को ये चीजें आसानी से की जा सकती हैं कि 1 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर कुछ नहीं खाना है ना। क्योंकि टीडीएस में तो फिर ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि आप 3 घंटे तक उसको गैप कर सको, तो कोशिश करेंगे अपन उसको 1 बीडी या फिर 2 बीडी दे दें। आप एलिमेंटल आयरन देखो, एलिमेंटल आयरन जो फॉर्मुलेशन अवेलेबल है उसमें या तो 50 मिलीग्राम होता है या 100 मिलीग्राम होता है। जिसमें 100 मिलीग्राम होता है उसको बीडी दे सकते हैं, जिसमें 50 होता है उसको 2 बीडी दे दो। बहुत कम होता है तो अपन 2 टीडीएस भी दे देते हैं। आयरन का कोई डोज ऐसा फिक्स नहीं है कि आप कितने दे सकते हो, आयरन की टेबलेट कितनी भी दे सकते हो, डिपेंड करता है पेशेंट की टॉलरेबिलिटी पे, ठीक है। आयरन तो आप 500 मिलीग्राम भी दे सकते हो, मतलब 5 बीडी भी दे सकते हो। तो 5 टेबलेट खाएगा तो पेशेंट को या तो उल्टी 10 हो जाएगी। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है इसका? नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी, बैड माउथ टेस्ट, ब्लैक स्टूल। तो कॉम्प्लिकेट वो पेशेंट बोल रहा है, पेशेंट कोई समस्या है, बोल दो पेशेंट को समस्या इससे होगी कि उसको लूज मोशन हो रहा है, गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी हो रही है, हमेशा मुंह कड़वा रहता है, उल्टी की इच्छा होती है, दांत ब्लैक हो जाए तो अलग दिक्कत है उसको, तब दिक्कत होगी, दांत और जीभ काली हो जाती है, पेशेंट बोलते हैं। सिरप में ज्यादा होता है आयरन सिरप में ज्यादा होता है। ये इसमें पेशेंट बहुत इरिटेट जल्दी होते हैं कि मेन जो आयरन की टैबलेट ना खा पाने का यही एक रीजन है। खासकर प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत है, प्रेगनेंसी में पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग वैसी होती रहती है, ऊपर से आप और दे दो आयरन टैबलेट, तो इसके लिए सबसे अच्छी टैबलेट हमने बताया है लिवरन जेड, जो है बहुत छोटी, बहुत जितना छोटा फॉर्मुलेशन अवेलेबल हो तो उससे कम, जितना देख के तो नहीं रहेगा कम से कम आसानी से खा तो लेगा ही, ठीक है। तो वो ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करी जाती है जो छोटी हो, जिसकी गैस्ट्रिक टॉलरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उसको खाने के बाद उसको उल्टी होती है या फिर खाने के बाद इरिटेबल होती है। उसके लिए फिर आपको उसको पेंटाप्रोजोल और एंटासिड देना पड़ता है। पेंटाप्रोजोल और एंटासिड दोनों जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, तो आप जितना आप पेंटाप्रोजोल और एंटासिड दोगे आपको उतने इसको ज़्यादा डोज देना पड़ेगा। तो अगर आप उसको, पेशेंट अगर अच्छे से खा रहा है, उसको प्रॉपरली उसको बोला जाए कि 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है, तो एक सुबह शाम गोली भी बहुत सफिशियंट है ना। एक सुबह शाम मतलब कि 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन उसको मिल रहा है, 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन सफिशियंट है उसको आयरन। अगर 4 भी हीमोग्लोबिन तो भी 1 बीडी भी खाएगा वो अच्छे से, तो उसको अच्छे से अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सफिशियंट है, 1-2 हफ्ते में उसको इम्प्रूवमेंट आना चालू हो जाएगा। सर चाइल्ड में इसका क्या डोज रहता है? चाइल्ड में भी ऐसा कुछ नहीं है, चाइल्ड में पेशेंट यूजुअली सिरप पीते हैं, सिरप भी अलग अलग फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे अच्छा अभी पीडियाट्रिक टोनोफेरॉन आता है, वो है, उसमें भी अपन देख लो सिरप कितना देना है। सिरप आप दे सकते हो 25 से 50 मिलीग्राम तक एलिमेंटल आयरन हो दिन भर में। हाँ, सिरप फॉर्म भी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। एडल्ट में तो यूजुअली हम टैबलेट ही प्रेफर करते हैं, सिरप एम्प्टी स्टमक भी लेता है, तभी नहीं लेता है। सब खाने के बाद भी प्रेफर करते हैं, खाने के बाद वो सिरप पूरा डिजोल्व हो जाएगा खाने में, एब्जॉर्प्शन हो गई नहीं, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आयरन की टैबलेट्स, अब आयरन की टैबलेट अपन ने खा ली लेकिन पेशेंट को टॉलरेट नहीं हो रही है, तब अपन जाएंगे काय में, इंजेक्टेबल में। इंजेक्टेबल आपको आयरन दे रहे हो, इंजेक्टेबल आयरन देने के लिए सबसे पहला है कि आपकी डायग्नोसिस कंफर्म होनी चाहिए। इंजेक्टेबल आयरन देने के पहले एटलीस्ट आपके पास एक सीरम फेरेटिन की रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें कि आपको डायग्नोज हो, क्योंकि कई बार क्या है, आयरन सुक्रोज या फिर आयरन डेक्सट्रान से इतनी सीवियर रिएक्शन हो जाती है कि पेशेंट डेथ हो जाती है ना। कई पेशेंटों की डेथ रिपोर्टेड है इसमें, तो डेथ रिपोर्टेड है तो आपके पास एक
क्लेम की रहेगा कि कोई पेशेंट बोला कि आपने आयरन सुक्रोज दिया, तो आयरन सुक्रोज के लिए आपके पास आयरन डेफिशिएंसी कंफर्म थी कि नहीं। आयरन डेफिशिएंसी कंफर्म हालांकि क्लिनिकली भी होती है, लेकिन अगर मेडिकल लीगल देखा जाए तो आयरन डेफिशिएंसी कंफर्म करने का सबसे एक ही टेस्ट है सीरम फेरेटिन। तो एटलीस्ट अगर आप आयरन सुक्रोज दे रहे हो उसको, तो आपके पास सीरम फेरेटिन होना कंफर्म है। प्रेगनेंसी में बहुत ब्लाइंडली अपन आयरन दे देते हैं, इतना ब्लाइंडली देने की कोई बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं। अगर ओरल आयरन टॉलरेट नहीं कर रहा तब आप इंजेक्शन पे जाओ, लेकिन इंजेक्शन में जाने के बाद पहले ये काम है कि उसका डायग्नोसिस कंफर्म होना चाहिए, सीरम फेरेटिन लेवल 120 कराना चाहिए, देख लेना चाहिए कि उसको कोई सिकल सेल या थैलासीमिया का कोई साइन तो नहीं है, सिकल सेल या थैलासीमिया तो नहीं है। तो आप उसको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसका एक HPLC करा लो, खासकर प्रेगनेंसी में तो एक HPLC करा ही लेना चाहिए। टेस्ट डोज अगर पेशेंट प्रेफर करते हैं कि टेस्ट डोज एक आप कराई लो सेफ्टी के लिए, कि आप एक टेस्ट डोज लगा के देख लो जिसको कोई रिएक्शन तो नहीं है हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन सर, जिनको रिकरेंट अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, रिपोर्टेड है, पता है, डॉक्यूमेंटेड है, प्रोफाइलेक्टिक डोज चला सकते हैं? रिकरेंट आयरन डेफिशिएंसी की कॉजेज आपको कॉज रूल आउट करना है। एक बाल्टी में छेद है तो छेद को भरना है पहले, ऊपर से ढक्कन तो वो ढक्कन ही क्या, हीमोरॉइड्स हो रहा है, ब्लीडिंग हीमोरॉइड्स है, मेंसेस में ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को सीलेक स्क्रू है, सीलेक डिसीज है, उसको रिकरेंट आप आयरन देते हो तो ठीक हो जाता है। आप उसने जैसे आयरन बंद किया फिर उसको हीमोग्लोबिन कम हो गई, तो आप उसको एंडोस्कोपी कराओ, कॉज ढूंढो उस प्रकार, कॉज क्या आयरन सिलेक स्क्रू में तो सर फिर लॉन्ग लाइफ आयरन चलाना, लॉन्ग लाइफ आयरन है, जिसको भी कई बार होते हैं जो इसको गट में कोई ऑपरेशन हुआ रहता है उसको लॉन्ग लाइफ आयरन और विटामिन B12 चलता रहता है। सीलेक डिसीज में हम लोग तो लेते ही हैं विटामिन, वेटकोफॉल इंजेक्शन मंथली और टोटल टैबलेट आयरन, इसको लाइफ लॉन्ग चलाते हैं।